नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज एक बार फिर एम के यूनिक स्टडीज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम बात करेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कक्षा 12 और कक्षा 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस की बुक जो फर्स्ट है स्वतंत्र भारत की राजनीति, उसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और आप शुरू से लेकर एंड तक देखना जिससे आपको समझ में भी आए। और चलिए हम बिना टाइम गवाए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1957, ऑप्शन नंबर बी है 1967, ऑप्शन नंबर सी है 1992, ऑप्शन नंबर डी है 1968। तो इसका इज द राइट आंसर होगा 1992। ऑप्शन नंबर सी है 1992, ऑप्शन नंबर सी है 1992। क्योंकि और भी बात करते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना, ईयू का गठन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन की बात करें तो पेरिस संधि हुई। उस पेरिस संधि में 6 देश शामिल हैं। कितने देश? 6 देश शामिल हो जाते हैं। फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पश्चिम जर्मनी, इटली और बेल्जियम, ये 6 देश शामिल हो जाते हैं। यानी कि यहीं से स्टार्ट हो जाता है यूरोपीय संघ का गठन शुरू होता है। और बात करें कि जून 1985 में, जून 1985 1985 में एक सांगेन की संधि होती है। किसकी संधि होती है? सांगेन की संधि होती है। और सांगेन की संधि के तहत एक वीजा प्रणाली लागू की जाती है फरवरी 1992 में। यानी कि फरवरी 1992 में एक संधि होती है। कौन सी होती है? maastricht संधि। कौन सी संधि होती है? तो maastricht संधि, maastricht संधि। और इसी maastricht संधि के तहत किसका गठन हो जाता है? यूरोपीय संघ, ईयू का गठन हो जाता है। और भी बात करें तो यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। टोटल वर्तमान में कितने देश? 27। क्योंकि इसमें 28 देश थे, एक देश और था। एक देश कौन सा था? ब्रिटेन था, जो ब्रेग्जिट हो जाता है। कब होता है? 2020 में। 2020 में क्या हो जाता है? ब्रेग्जिट हो जाता है। कौन हो जाता है? ब्रिटेन हो जाता है। तो अब टोटल कितने देश हैं? 27। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यूरोपीय संघ में टोटल कितने देश हैं? 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना ऑप्शन नंबर ए है 1957, ऑप्शन नंबर बी है 1948, ऑप्शन नंबर सी है 1852, ऑप्शन नंबर डी है 1967। तो इसका इज द राइट आंसर होगा 1948। ऑप्शन नंबर बी है 1948। 1948 1948 की बात करते तो इसमें हुआ क्या था? अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा, यूएसए के द्वारा, यूएसए के द्वारा क्या हुआ? यूरोप के पुनर्गठन, यानी यूरोप की आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो पुनर्गठन के लिए, पुनर्गठन के लिए, पुनर्गठन की बात करें तो पुनर्गठन के लिए आर्थिक मदद देता है। कौन देता है? यूएसए। और यूएसए आर्थिक मदद देता है और इसी पुनर्गठन की आर्थिक मदद करता है। इसी को कहा जाता है मार्शल योजना। क्या कहा जाता है? मार्शल योजना। क्या कहा जाता है? मार्शल योजना। और ये मार्शल कौन था? तो मार्शल यूएसए का विदेश मंत्री था। क्या था? विदेश मंत्री। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, विदेश मंत्री था। कौन था? मार्शल। विदेश मंत्री कौन था? मार्शल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो आसियान की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसमें बात करें कि इसका इज द राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यानी कि जकार्ता, जकार्ता, जकार्ता। और जकार्ता में क्या है? इंडोनेशिया। तो आसियान, आसियान की बात करते हैं एक असैनिक संगठन था। ये क्या था? असैनिक संगठन। ये क्या था? असैनिक संगठन, असैनिक संगठन। ध्यान में रखना, असैनिक संगठन था, असैनिक संगठन, असैनिक संगठन था, असैनिक संगठन। क्योंकि सैनिक संगठन की बात करें तो जैसे नाटो है, नाटो है, नाटो, सीएटो, सीएटो, सेंटो, सीएटो, सेंटो, नाटो और वार्सा, ये तो क्या थे? सैनिक संगठन। जबकि असैनिक संगठन कौन से थे? आसियान है, या हम बात करें सार्क है, दक्षिण है, ये सारी क्या थे? असैनिक संगठन थे। और इस असैनिक संगठन में यानी कि इसका सदस्य कौन सा था? इंडोनेशिया। और भी बात करते हैं इसमें आसियान में 8 अगस्त 1967 को, कब की बात है? 8 अगस्त 1967 को इस आसियान के संगठन की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। कहाँ पर होती है? बैंकॉक, थाईलैंड में। बैंकॉक, बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। बैंकॉक कहाँ है?
थाईलैंड में। तो ये भी ध्यान में रखना है, बैंकॉक, और बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। इसी आसियान की और बात करें तो आसियान में यानी कि कितने देश थे? 10 देश थे। टोटल कितने देश थे? 10 देश। कितने देश थे? 10 देश। 10 कौन से थे? यानी कि शुरू में 5 देश है। इसी आसियान में कितने देश है? 5 देश है। और 5 देशों की भी बात करें, यानी कि 5 देशों की बात करें, 5 देश कौन कौन से थे? तो 5 देशों की बात करें, 5 देश, और 5 देश यानी कि हम एक ट्रिक लेते हैं। ट्रिक कौन सी लेते हैं? बीवी 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 लंबी मोटी चौड़ी। बीवी लंबी मोटी चौड़ी यानी कि बी से ब्रुनेई दारुस्सलाम, वी से वियतनाम, एल से लाओस, और मैं से म्यांमार, और सी से कंबोडिया। एक ट्रिक यानी कि 5 देश, ये तो शुरू के 5 देश थे, बाद में 5 देश और शामिल हो जाते हैं। कितने देश शामिल हो जाते हैं? 5 देश शामिल हो जाते हैं। और 5 देश कौन कौन से थे? 5 देश की बात करें तो इम्पोर्टेंट एसटी, एक ट्रिक लेते हैं, इम्पोर्टेंट एसटी, इम्पोर्टेंट एसटी। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी कि 5 पहले आए और 5 बाद में। टोटल कितने देश हुए? 10। तो आसियान में कितने देश हैं? सदस्य देश है टोटल 10 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4, कौन आसियान का सदस्य नहीं है? कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी है फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका। तो इसमें आसियान के सदस्यों की बात करें कि इसमें आसियान का सदस्य कौन है, इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है अपना श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी है श्रीलंका, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कितने देश, 5 5 और 10, 10 देश थे आसियान में। आसियान में कितने देश थे? 10। बीवी, एलएमसी, इम्पोर्टेंट एसटी, इम्पोर्टेंट एसटी, ब्रुनेई दारुस्सलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी कि श्रीलंका का कोई नाम नहीं है। तो ये टोटल 10 ही देश थे किसमें? आसियान में। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर डी है आपका श्रीलंका, वो क्या नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1949 में, ऑप्शन नंबर बी है 1939 में, ऑप्शन नंबर सी है 1957 में, ऑप्शन नंबर डी है 1849 में। तो इसका इस द राइट आंसर होगा 1949, 1949 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इस द राइट आंसर कौन सा होगा? ए, 1949। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? 1949 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, खुले द्वार की नीति किसने अपनाया? खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है यूरोपीय संघ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जापान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है चीन के द्वारा। तो इसका इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कौन सा होगा? चीन। चलिए, क्योंकि चीन की भी बात करें तो चीन में क्या था, यानी कि पहले एक ड्रैगन की भांति, किसकी भांति? ड्रैगन की भांति ये सो रहा था। कौन सो रहा था? चीन सो रहा था। इसने किसी भी देश को न्योता नहीं दिया व्यापार करने के लिए या समझौता या संधि करने के लिए कि हमारे देश में आप व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसा किसी भी प्रकार से एक ड्रैगन की भांति, एक दीवार की भांति वो सो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी यहाँ व्यापार नहीं कर रहा था, लेकिन इसने खुले द्वार की नीति लागू की और इन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र रूप से हमारे देश में क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो खुले रूप से। तो इसलिए खुले द्वार की नीति या सभी के लिए द्वार खोल दिए गए चीन के द्वारा। और ये किसके द्वारा की गई ये नीति? किसके द्वारा अपनाई गई? चीन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 13। तो इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर सी 12। 12 है इसका इस द राइट आंसर होगा। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो चीन ने कब आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए 1962, ऑप्शन नंबर बी 1971, ऑप्शन नंबर सी है 1965, ऑप्शन नंबर डी है 1957। 1962, 1971, 1965 और 1957। तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, इस द राइट आंसर होगा 1962। ऑप्शन नंबर ए इसका इस द राइट आंसर होगा 1962 में। 1971 की बात करें तो 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य। 1965 की भी बात करें तो भारत पाकिस्तान। 1957 में क्या हुआ था? सेकंड आम चुनाव, सेकंड आम चुनाव, आम चुनाव संपन्न हुए।
कहाँ पर, भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9, भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुई? भारत पाकिस्तान के मध्य कब सिंधु नदी जल संधि हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है 1958 में, ऑप्शन नंबर बी है 1957 में, ऑप्शन नंबर सी है 1960 और ऑप्शन नंबर डी है 1961। तो इसका इज द राइट आंसर होगा 1960। ऑप्शन नंबर सी इसका इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1960 में। और भी बात करें तो 1966 में एक समझौता होता है, वो समझौता कौन सा था? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता और ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री भारत के और अयूब खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तो दोनों के मध्य एक समझौता होता है ताशकंद समझौता। वो कब होता है? 1966 को, 1966 को ये क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है। और इसमें एक देश को क्षति भी पहुंचती है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री इसी ताशकंद समझौता करके भारत की ओर लौट रहे थे। मध्य रात्रि इनको हृदयघात के कारण की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो हमारे भारत को एक ये कहे कि एक ऐसी एक क्षति, बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। इसके बाद में 1972 की बात करें, 1972 में शिमला समझौता हुआ। 1972 में कौन सा समझौता हुआ? शिमला समझौता होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी ये सिंधु जैसे समझौते हो रहे हैं, इन समझौते के पीछे एक कारण जरूर रहा है, वो रहा है यानी कि जो समझौता हो उससे पहले एक युद्ध हुआ है। क्या हुआ है? युद्ध हुआ है। 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ। बात करें 1972 यानी 1971 में भारत पाक का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? भारत पाक यानी बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का विवाद चल रहा था। तो उस समय भारतीयों ने उसकी सहायता की और मुजीबुर रहमान को क्या करवाया? आज़ाद करवाया 1972 में, ये शिमला समझौता। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। किस देश में सैनिक शासन है? किस देश में सैनिक शासन है? तो किस देश में सैनिक शासन है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो इसका इज द राइट आंसर होगा पाकिस्तान। किस देश में सैनिक शासन है? किस देश में है? तो पाकिस्तान में। किस देश में है? पाकिस्तान में। क्योंकि कभी भारत में तो क्या है? लोकतंत्र है। भारत में क्या है? लोकतंत्र है। और श्रीलंका में भी क्या है? लोकतंत्र। 1948 में ये आज़ाद होता है, यानी कि लोकतंत्र है यहाँ पर भी। नेपाल की बात में संवैधानिक राजतंत्र। तो पाकिस्तान में क्या है? एक ये कहे कि यहाँ कभी सैनिक शासन आता है तो कभी लोकतंत्र भी स्थापित हो जाता है। तो इसका कोई अता पता ही नहीं है पाकिस्तान का। तो हम ये यहाँ पर यही इसका इस द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान, यानी कि सैनिक शासन स्थापित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन दक्षिण एशिया का देश नहीं है? निम्न में कौन दक्षिण एशिया का देश नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है मालदीव, ऑप्शन नंबर डी है थाईलैंड। तो बात करें कि भारत, पाकिस्तान और मालदीव, ये तीनों तो क्या है? दक्षिण एशिया के देश है, जबकि थाईलैंड दक्षिण एशिया का देश नहीं है। तो इसका इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। अब दक्षिण एशिया के देशों में भी बात करें तो 7 देश, यानी कि 7 देश ही थे। और 7 देश कौन से थे? जैसे बात करें भारत है, एक तो हो जाएगा भारत, एक तो कौन सा होगा? भारत। एक होगा पाकिस्तान, एक कौन सा होगा? पाकिस्तान। एक नेपाल, एक हो जाएगा भूटान, एक हो जाएगा बांग्लादेश, एक हो जाएगा श्रीलंका, एक हो जाएगा मालदीव। एक कौन सा हो जाएगा? मालदीव। तो ये 7 देश कौन है? दक्षिण एशिया के देश है, जिनमें कभी मनमुटाव भी चलता रहता है आपस में, कभी टकराव होता है तो कभी समझौते भी होते हैं। तो ऐसा है, यानी कि इन 7 देशों में थाईलैंड इसमें दक्षिण एशिया का देश नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सार्क का गठन कब हुआ था? सार्क का गठन कब हुआ था? तो सार्क का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1983, ऑप्शन नंबर बी है 1985, ऑप्शन नंबर सी है 1990 में, ऑप्शन नंबर डी है 1991 में। तो इसका इज द राइट आंसर होगा 1985। ऑप्शन नंबर बी है अपना 1985 इज द राइट आंसर। सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सार्क के सदस्य देशों की संख्या क्या है? सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 12 है। तो इसका इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका इज द राइट आंसर होगा 8। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? दक्षेज का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेज का मुख्यालय कहाँ है? तो
तो ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है ढाका, ऑप्शन नंबर सी है काठमांडू, ऑप्शन नंबर डी है थिम्पू। तो इसका इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। काठमांडू दक्षिण का मुख्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दक्षिण एशिया का निम्नांकित कौन देश है जिसने सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? उदारीकरण करने वाला वह कौन सा देश है जो दक्षिण एशिया में? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है नेपाल, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। तो इसका इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका सबसे पहले उदारीकरण करने वाला कौन सा देश है? श्रीलंका। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1989 में, ऑप्शन नंबर बी 1990 में, ऑप्शन नंबर सी 1987 में, ऑप्शन नंबर डी है 1985 में। तो इसका इस द राइट आंसर होगा 1987। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना 1987। क्योंकि श्रीलंका की बात करें तो भारत ने शांति सेना क्यों भेजी थी? इसलिए भेजी थी श्रीलंका में सिंहलियों और तमिलों के बीच कुछ ऐसा मनमुटाव था। तो मनमुटाव होने के कारण श्रीलंका में तमिलों को ये लगा कि हमारे ऊपर ये क्या कर रहा है, अपनी सेनाएं भेज रहा है, यानी कि हमारे आंतरिक मामलों में ये दखल दे रहा है। कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। तो इस कारण से इनके मध्य मनमुटाव भी होता है श्रीलंका और भारत के मध्य, इसी कारण हुआ था। तो भारत ने अपनी शांति सेना वहाँ समझाने के लिए भेजा था, जबकि वो श्रीलंका में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसा सोचकर एक संबंध भी बिगाड़ लेता है किसके साथ? भारत के साथ। लेकिन हालात कुछ अच्छे भी हैं, क्योंकि भारत और श्रीलंका के मध्य कुछ समझौते अच्छे भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर सी है ढाका, ऑप्शन नंबर डी है कोलंबो। तो इसका इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ढाका। ऑप्शन नंबर सी है ढाका। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1999 में, ऑप्शन नंबर बी है 1971 में, ऑप्शन नंबर सी है 1995 में, ऑप्शन नंबर डी है 2001 यानी 2000। तो इसका इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1999 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1999 में। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। क्योंकि 1971 की बात करें तो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है, और 2002 में एक आगरा बैठक भी होती है, जिसमें परवेज मुशर्रफ आता है, लेकिन वह बैठक भी सफल नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर, मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब होती है? ऑप्शन नंबर ए है 1965 में, ऑप्शन नंबर बी है 1968 में, ऑप्शन नंबर सी है 1970 में, ऑप्शन नंबर डी है 1962 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1968 में। 1968 में ऑप्शन नंबर बी अपना इस द राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना हो जाती है कब? 1968 में, 1968 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का कब विकास हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का कब विकास हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 यहाँ 24 कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945। तो इसका इस द राइट आंसर कौन सा होगा? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास या इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना भी कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। भारत की बात आ जाए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में अपनी सदस्यता ली थी। यूएनओ में सदस्यता कब ली? तो ये याद रखना 30 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो इसका इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग, नीदरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या क्या? आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी है 27, ऑप्शन नंबर सी है 54, ऑप्शन नंबर डी है 18। तो इसका इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 54। इस द राइट आंसर कौन सा होगा? 54। आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो 54। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सिफारिश पर, या आर्थिक और सामाजिक परिषद की सिफारिश पर, या सचिवालय की सिफारिश पर? तो इसका इस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करती है। कौन करती है? महासभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 24, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी व अस्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी व अस्थायी सदस्य ऑप्शन नंबर ए है 5 से 10, ऑप्शन नंबर बी है 10 से 15, ऑप्शन नंबर सी है 15 से 20, ऑप्शन नंबर डी है 20 से 30। इसका इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5 से 10। 5 और 10, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो 5 स्थायी की बात करें, 5 स्थायी कौन कौन से हैं? तो 5 स्थायी की बात करें, ABCFR, ABCFR, ABCFR। एक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सॉरी अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। अब रूस की भी बात करें तो ये रूस ने 2018 के आंकड़ों के अनुसार बात करें, 2018 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो लगभग 135 बार ये क्या लगा चुका है? वीटो का प्रयोग कर चुका है। किसका प्रयोग कर चुका है? वीटो का प्रयोग कर चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है? तो रूस है। कितनी बार? 135 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर बढ़ते हैं। 25, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 15। तो कितने हो जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की संख्या है? इस द राइट आंसर होगा 15। कितने होंगे? 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15। कार्यकाल की बात करें, कितने कार्यकाल होता है? तो 9 वर्ष। कितना कार्यकाल होता है? 9 वर्ष। और सदस्य संख्या, न्यायाधीशों की संख्या 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? कोफी अन्नान, ऑप्शन नंबर बी है डेग हैमरशोल्ड, ऑप्शन नंबर सी है ह्यू थॉट, ऑप्शन नंबर डी है ट्राइगली। इस द राइट आंसर होगा ट्राइगली। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी है इज द राइट आंसर, ट्राइगली। कोफी अन्नान की बात करें तो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार से। तो ध्यान में रखना, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? कोफी अन्नान को। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेग हैमरशोल्ड को भी क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। कब? मरणोपरांत इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको भी शांति के क्षेत्र में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए है HD रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर बी है जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी है चियांग काई शेक। इसका इज द राइट आंसर होगा HD रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ध्यान में रखना, HD रूजवेल्ट संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28, दक्षिण का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो इसका इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। दक्षिण का पहला सम्मेलन किस राष्ट्र में होता? तो बांग्लादेश में। चलिए 29 क्वेश्चन, भारत में सुरक्षा नीति के घोतक है। भारत में सुरक्षा नीति के घोतक है। तो सुरक्षा नीति के घोतक सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मजबूत करना, देश के अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी, और ये सभी। तो इसका इज द राइट आंसर होगा भारतीय सुरक्षा नीति के घोतक ये तीनों ही है। तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है पोखरण, ऑप्शन नंबर सी है मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर डी है त्रिवेंद्रम। तो इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण। पोखरण कहाँ है? तो जैसलमेर में। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। और कहाँ है? पोखरण, जैसलमेर। इसी के साथ साथ भारत ने जैसे ही पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया। वो परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया? तो चंगाई की पहाड़ी पर। कहाँ पर किया था? चंगाई की पहाड़ी पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चंगाई की पहाड़ियाँ, और चंगाई कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31, नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने अपनाया? नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने अपनाया? तो ऑप्शन नंबर ए अमेरिका और सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने अपनाया? तो यूएसए ने अपनाया। किसने अपनाया? यूएसए ने। चलिए क्वेश्चन 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत द्वारा दूसरा सफल परीक्षण कब किया गया? भारत द्वारा दूसरा सफल परीक्षण कब किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1971 में, ऑप्शन नंबर बी है 1974, ऑप्शन नंबर सी है 1918, ऑप्शन नंबर डी है 1998 में। तो इसका इज द राइट आंसर होगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा 1998 में। ऑप्शन नंबर डी इसका इज द राइट आंसर 1998 में। पहला कब हुआ? फर्स्ट हुआ था 1974 में और सेकंड हुआ 1998 में, यानी 1974 और 1998 में सेकंड सफल परीक्षण हो जाता है। चलिए 33 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन से हैं? तो शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। तो इसका इज द राइट आंसर होगा, ये तीनों तो है, तो इसका मतलब ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी इज द राइट आंसर। परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन सी है? शक्ति संतुलन भी है, गठबंधन की राजनीति भी है, सामूहिक सुरक्षा भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सुरक्षा दाना के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुई? सुरक्षा की दृष्टि से के तहत रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1992 में, ऑप्शन नंबर बी है 1993 में, ऑप्शन नंबर सी है 1995 में, ऑप्शन नंबर डी है 1991 में। तो इसका इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1995 में। ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? तो 1995 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी संधि सुरक्षा की परंपरागत धारणा नहीं है? कौन सी संधि सुरक्षा की परंपरागत धारणा नहीं है? ध्यान में रखना, नहीं है। सामाजिक स्तर परिसीमन संधि 2, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक स्तर न्यूनीकरण संधि, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु अप्रसार संधि, ऑप्शन नंबर डी है पेरिस संधि। तो इसका इज द राइट आंसर होगा सामरिक स्तर परिसीमन संधि 2 इज द राइट आंसर कौन सा होगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5 मई को, ऑप्शन नंबर बी है 10 अगस्त को, ऑप्शन नंबर सी है 5 जून को, ऑप्शन नंबर डी है 10 दिसंबर को। तो इसका इज द राइट आंसर होगा, इज द राइट आंसर होगा इसका 5 जून। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण, विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 37, क्वेश्चन नंबर 37, रियो सम्मेलन कब आयोजित हुआ? रियो सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1889 में, ऑप्शन नंबर बी है 1992 में, ऑप्शन नंबर सी है 1999 में, ऑप्शन नंबर डी है 2001 में। तो इसका इज द राइट आंसर होगा 1992 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज द राइट आंसर, यानी 7 से 14 दिन तक रियो सम्मेलन आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में, ब्राज़ील में, सॉरी ब्राज़ील में। ब्राज़ील का शहर था, ब्राज़ील का शहर कौन सा था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ध्यान में रखना 1992 में रियो सम्मेलन आयोजित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर ए है 118, ऑप्शन नंबर बी है 170, ऑप्शन नंबर सी है 160 और ऑप्शन नंबर डी है 110। तो इसमें इज द राइट आंसर होगा 170, 170। ऑप्शन नंबर बी इसका इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 170 देशों ने भाग लिया, किसमें लिया? रियो सम्मेलन में। चलिए आगे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जेनेवा में, ऑप्शन नंबर बी वियना में, ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल में, ऑप्शन नंबर डी है क्योटो में। तो इसका इज द राइट आंसर होगा क्योटो में। ऑप्शन नंबर डी क्योटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन ऑप्शन नंबर ए है क्योटो, ऑप्शन नंबर बी है रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर सी है लंदन में, ऑप्शन नंबर डी है न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। तो ध्यान में रखना रियो डी जेनेरियो में कहाँ? ब्राज़ील, ब्राज़ील का शहर था कौन सा? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का शहर था। पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ जो वैश्विक तापवृद्धि बढ़ रही थी उस तापवृद्धि को कम करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ और ये कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। 41, क्वेश्चन नंबर 41,
ग्रीन हाउस गैस से सम्मानित है? ग्रीन हाउस गैस वैश्विक तापवर्दी से, वैश्विक बाजार से, वैश्विक व्यापार से और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। 41 इनमें से सभी, इनमें से सभी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैश्विक तापवर्दी से, ऑप्शन वैश्विक तापवर्दी से, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस यानी कि ताप बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस गैस से बढ़ेगी, और जब ताप की मात्रा बढ़ जाती है तो दाब भी बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, ओजोन परत में छिद्र होने की संख्या बढ़ जाती है। तो इस कारण से वैश्विक तापवर्दी जो हो रही है उसको कम करने के लिए क्या किया गया, पृथ्वी सम्मेलन किया गया। तो ग्रीन हाउस गैस से सम्मानित कौन है, वैश्विक तापवर्दी। तापवर्दी बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैस से बढ़ेगी, ग्रीन हाउस गैस से बढ़ेगी तो ओजोन परत में क्या होगा, छेद होगा, और छेद होगा तो पूरी पृथ्वी पर सीधी किरणें पहुंचना प्रारंभ हो जाएगी सूर्य की, और जैसे ही सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पहुंचेगी तो जो पृथ्वी पर या धरातल पर जो जनजीवन है वो क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो ऐसे में वैश्विक तापवर्दी को कम करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और ग्रीन हाउस किससे है, किससे बढ़ता है, तो वैश्विक तापवर्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पर्यावरण संबंधी लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी? लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक 1972 में किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए है क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन नंबर बी है लॉयंस क्लब ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी हिंदू महासभा, ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस सेवा दल। तो इसका इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियमाचार बीते हुए जिसे क्या कहा जाता है? यानी कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियमाचार बीते हुए जिसे एजेंडा 54 कहा जाता है, या एजेंडा 21 कहा जाता है, या एजेंडा 50 कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका इज द राइट आंसर होगा एजेंडा 21 कहा जाता है, एजेंडा 21 कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड की निकासी, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है वायुमंडल का प्रदूषण। तो इस द राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की निकासी। ऑप्शन नंबर बी है इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। भारत में यूएनओ में कब शामिल होता है? भारत यूएनओ में कब शामिल होता है? तो कब शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए है 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945, 31 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को होता है, या 25 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945, 31 अक्टूबर 1945। तो इस द राइट आंसर कौन सा होगा? आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आगे ऐसी और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल MK यूनिक स्टडीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय MK सर।